नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के व्यंग्य कहानी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक श्री यशपाल जी हैं, उसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक को नवाब साहब की किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक को नवाब साहब के निम्न कुछ ऐसे हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। पहला कि लेखक अचानक ही दौड़कर उस डिब्बे में चढ़ गया था। नवाब साहब अकेले बैठे थे, इसलिए उनकी आंखों में एक असंतोष या नाराज़गी दिखाई दी। दूसरा, नवाब साहब ने लेखक से न कोई बातचीत की, ना उसकी संगति के लिए उत्साह दिखाया। इससे भी पता चलता है कि वे कुछ नाराज़ से थे। तीसरा, नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के बजाय गाड़ी की खिड़की के बाहर की ओर देखते रहे। चौथा, ट्रेन चलने पर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा बातचीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, बस औपचारिकतावश ही उससे खीरा खाने के लिए पूछा। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत सी यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित यानी संकेत करना। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से काटे गए खीरों को सूंघ कर खिड़की से बाहर इसलिए फेंक दिया होगा क्योंकि वे अपने नवाबी अंदाज को दिखाना चाहते थे, जबकि वास्तव में वो खीरा खाने के लिए ही लाए थे। लेकिन उनका ये बर्ताव स्वयं को खास दिखाने, विशेष दिखाने और लेखक पर अपनी नवाबी और अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना घमंड, झूठी शान और उनके जो व्यवहार में एक खोखलापन था, बनावटीपन था, उसकी ओर संकेत करता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? सामान्यतया अगर हम देखें तो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी तो लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि कहानी के जो तत्व हैं उनमें ही घटना, पात्र, वातावरण, चरित्र चित्रण ये सब आता है। लेकिन लेखक का मानना है कि कई बार लेखक को बिना किसी घटना, विचार या पात्रों की ही कहानी मिल जाती है। जैसे नवाब साहब द्वारा खीरा काटने, जीरा नमक लगाने, मिर्च छिड़कने, फिर उसे न खाकर खिड़की के बाहर फेंक देने, इन सब बातों से ही एक नई कहानी का जन्म हो गया। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर हम इस निबंध को कोई और नाम देना चाहें तो इसका हो सकता है आडंबरपूर्ण जीवन, या झूठी शान, या नवाबी शान, या नई कहानी का जन्म, ये सब इसके शीर्षक हो सकते हैं। अगला है रचना और अभिव्यक्ति। इसका पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, उत्तर होगा, सेकेंड क्लास के डिब्बे में एकांत में बैठे हुए नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा, फिर खिड़की के बाहर लोटे से पानी के द्वारा उनको धोया, फिर तौलिए से पोंछकर अपनी जेब से चाकू निकाला और उन खीरों के
ऊपरी भाग को काटकर उनसे झाग निकाला, फिर उन्हें बड़ी सावधानी से छीला और उनकी फांके काटकर उसे तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद जीरा मिला नमक और पिसी मिर्च उस पर छिड़क दिया। उसके बाद एक एक खीरे को उठाकर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए और ऐसा करते हुए खीरे को खाने की कल्पना में उनके मुंह में पानी भर गया था। अब ख वाला कह रहे हैं कि किन किन चीज़ों का रसास्वादन लेने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन है, उनको खाने के लिए सबसे पहले अगर कोई फल है तो उसको धोया जाता है, फिर छीला जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर आराम से उसे खाया जाता है। अगर भोजन की बात करें तो उसको अच्छे से थाली में अलग अलग कटोरी में सब्जी, दाल, चावल अलग अलग सब अच्छे से परोसा जाता है, उसमें घी वगैरह मिलाया जाता है। उसके बाद उसको अच्छे से साफ जगह पे बैठकर ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नवाबों की बहुत सारी सनकें हैं, अलग अलग सनक होती हैं, जैसे उनके पान खाने की सनक। पुराने समय में नवाब अपना पानदान नौकर के साथ लेकर ही चलते थे, जहाँ बैठेंगे पान खाएंगे और साथ में पान की पीक थूकने के लिए एक पीकदान भी रखा रहता था और उसको बहुत ही नफासत के साथ पहले पान की डंडी को कैंची की मदद से काटना, फिर पान को धोना, साफ कपड़े से पोंछना, फिर उस पर चूना कत्था लगाना, इलायची, सौंफ, गुलकंद और पता नहीं कौन कौन से उसमें चीज़ें डालकर उसको तह बनाकर बड़ी नज़ाकत से उसे खाना। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि लखनऊ के दो नवाबों की ट्रेन एक बार पहले आप चढ़िए, इस औपचारिकता में ट्रेन ही छूट गई। इसी तरह से एक और बात मैंने बताई थी कि लखनऊ के एक नवाब अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिए गए। जब अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जूते उल्टे पड़े हुए थे, उन्हें सीधा करके पहनाने वाला कोई नौकर नहीं था, नहीं तो हम भाग जाते। इस तरह से नवाब की अलग अलग सनकें प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसी सनक है जिसका सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनक का उल्लेख कीजिए। वास्तव में सनक को नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन सनक हमेशा नकारात्मक नहीं होती, कई बार सनक सकारात्मक भी होती है। जैसे कुछ लोग दिन में कई बार हाथ धोते हैं, दिन में 2 बार 3 बार दांत साफ करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं, हमेशा अपने जूते को चमकाए रखेंगे, कपड़े साफ पहनेंगे, ये सनक अच्छी होती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी सनक होती हैं जिन्हें बहुत उत्साह, अति उत्साह का नाम दे सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को अत्यधिक पढ़ने की सनक। वास्तव में सकारात्मक सनक होना जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और लोग जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसी सनकें इतिहास बना देती हैं। जैसे अगर हम दशरथ मांझी के बारे में जानें तो दशरथ मांझी बिहार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें माउंटेन मैन की उपाधि दी गई। उनकी पत्नी को वो अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उनके गांव से अस्पताल जाने के लिए पूरे पहाड़ का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था और 80-90 किलोमीटर की दूरी थी। जाते जाते उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा अब मैं इस पहाड़ को बीच में से तोड़कर रास्ता बना दूंगा। लोग उनके ऊपर हंसे, लेकिन वो नहीं माने और अकेले ही छेनी हथौड़ी लेकर चल दिए। दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल और 22 साल तक लगातार पहाड़ काटते रहे। जब लोगों ने उनकी सनक को देखा, फिर लोग उनका साथ देने लगे और 22 वर्ष बाद उन्होंने पहाड़ को काटकर उसके बीच से सड़क निकाल दी। इस तरह से कई बार सनक इतिहास भी बना देती। अगला है भाषा अध्ययन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद भी लिखिए। तो पहला है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो अब हमें इसमें क्रिया का भेद जानने के लिए प्रश्न बनाना पड़ेगा कि कहाँ बैठे थे,
क्या बैठे थे, कैसे बैठे थे। तो अगर हम उत्तर ढूंढें तो कहाँ बैठे थे और क्या बैठे थे, ऐसा कुछ जवाब नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं। अगला खा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो अगर प्रश्न करेंगे क्या नहीं दिखाया, तो उत्तर है उत्साह, इसलिए यहाँ पे सकर्मक होगा, कर्म है। तीसरा है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो क्या आदत है, क्या है, आदत है, यानी सकर्मक। घा है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। प्रश्न बनेगा क्या खरीदे होंगे, उत्तर होगा खीरे, इस प्रकार ये सकर्मक है। घा में अगला एक फिर से घा आ गया है, वो अंगा होना चाहिए। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाले। इसमें कई क्रियाएं हैं, तो अगर हम अलग अलग बिंदु में देखें तो पहला सिर काटे, काटे क्रिया है, तो क्या काटे, खीरों का सिर काटे, इसलिए ये सकर्मक होगा। फिर है उन्हें गोद कर, गोद कर भी क्रिया है, तो क्या गोद कर, खीरे का सिर गोद कर। यहाँ पर क्या है, गोद कर और झाग निकाला, दो क्रियाएं हैं। तो जब दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो उसमें पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी नहाकर मंदिर गई, तो एक तो क्रिया मंदिर गई है, दूसरा नहाकर है, तो पहले उन्होंने नहाया फिर मंदिर गई, तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसी तरह से गोद कर पूर्वकालिक क्रिया होगी। और तीसरा है झाग निकाला, तो क्या निकाला, खीरा काटकर झाग निकाला, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरह से इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं, पहले में सकर्मक है, फिर पूर्वकालिक है, फिर सकर्मक, यानी सकर्मक और पूर्वकालिक। च में नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो प्रश्न बनेगा क्या देखा, तो खीरों की फांकें देखा, इसलिए सकर्मक होगा। 6 है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। तो नवाब साहब कैसे लेट गए, थक कर लेट गए, तो लेट गए के पहले थक कर आया है, इसलिए ये भी पूर्वकालिक क्रिया में आएगा और अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। और ये संयुक्त क्रिया में भी आएगा, थकना और करना दो क्रियाएं जोड़ दी गई तो संयुक्त क्रिया भी होगा। ज है, जेब से चाकू निकाला, क्या निकाला, चाकू निकाला, इसलिए सकर्मक। अब ये पाठ्येतर सक्रियता है। लखनऊ की भाषा का उदाहरण दिया गया है, किबला शौक फरमाएं, आदाब अर्ज, शौक फरमाएंगे जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े। आप अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आप 2-3 वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों से बातचीत कर कारणों का पता लगाइए। ये प्रश्न हमें कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन समझना जरूरी है। वास्तव में कोई भी खाद्य पदार्थ होता है वो हमारे आहार विहार पर निर्भर करता है कि हम उसको पचा पाएंगे कि नहीं। पहली बात तो जो लोग युवा हैं, जवान हैं, उनका हाजमा अच्छा होता है, वो हर चीज़ को अच्छे से पचा सकते हैं। बच्चे और बूढ़ों को पचाने में दिक्कत होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि वो आसानी से पच जाता है। उसी तरह से बूढ़े भी पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी ये सब नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पचता नहीं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में जो ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्जियां या ऐसे भोजन जो थोड़ा सा पचने के लिए भारी होते थे, उनके साथ ऐसी चीज़ों को मिला दिया गया, मसालों को, कि आसानी से पचाया जा सके। जैसे आप अरबी या घुइयाँ की सब्जी देखें अपने घर में बनते हुए, तो उसमें अजवाइन डाली जाती है ताकि वो पच सके। इसी तरह से भारतीय भोजन में जीरा, हींग, अजवाइन, सौंफ इसका प्रयोग किया जाता है ताकि खाना आसानी से पच सके। तो खाने का पचना या ना पचना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम का काम करते हैं, उनका खाना आसानी से पच जाता है। अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें बहुत मेहनत हो शारीरिक, तो आपको व्यायाम करना चाहिए, सुबह शाम टहलना चाहिए, इससे भी खाना पच जाता है। खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी, उनके बारे में चर्चा कीजिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, आप अपने घर में बातचीत करके पता लगा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार। इसके अलावा उनके नाम भी अलग होते हैं। जैसे पंजाब में कद्दू को हलवा बोलते हैं, कहीं पे उसे गांव देहात में कुम्हड़ा बोलते हैं।
इसी तरह से उसको बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को खाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में नारियल के तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ नारियल बहुत होता है। अलग अलग राज्यों का भोजन भी अलग होता है। जैसे पंजाब में छोला भटूरा, चना, राजमा ये सब ज़्यादा खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दाल चावल रोटी सब्जी मुख्य भोजन है। बंगाल में चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल होता है, चावल मछली खाया जाता है। अलग अलग जगह का भोजन अलग अलग तरीके से होता है। और अंतिम है पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था, और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। ये कहानी ढूंढ कर पढ़िए और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। मैंने आपको ये पाठ पढ़ाते हुए ही इस कहानी के बारे में बताया था। इसमें लखनऊ के दो नवाबों के बारे में चित्रण किया गया है, जो शतरंज खेलने में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि लखनऊ पर हुए अंग्रेज़ों के हमले का भी कोई ध्यान नहीं रखते, कोई परवाह नहीं करते, और शतरंज खेलते खेलते इतना ज़्यादा उसी में डूबकर वास्तविक रूप में लड़ाई लड़ने लगते हैं। इस प्रकार ये कहानी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, और फिल्म भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस तरह से ये पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।